तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां से संबंधित है, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न है ना। और अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जो भी अगले आने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। और चलिए चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्रा बनाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन है सेल खड़ी, तांबा, लोहा, पीतल। तो इसका सही उत्तर है सेल खड़ी। और सेल खड़ी क्या है? तो सेल खड़ी एक हड़प्पा काल में एक मुलायम पत्थर होता था, है ना, जिसको आसानी से नक्काशी करके तराशा जा सकता था, उसमें नक्काशी करके कुछ भी लिखा जा सकता था, है ना। सेल खड़ी से हड़प्पा काल में मुद्रा बनाता था। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। आपका अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अरुण, वरुण, इंद्र, शिव। तो इसका जो सही उत्तर है इंद्र। और बात आई है वेद के बारे में, तो वेद से और क्या क्या प्रश्न बनता है आपका, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, वेद से आपका क्या प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है ना। तो ये जानने से पहले आपको बता देता हूँ कि वेद है वो कितने प्रकार है का वेद है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार का वेद है। उसमें से ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो कौन सा है? ऋग्वेद। और वेद से आपसे और क्या प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है? तो यजुर्वेद उसका उत्तर रहेगा। साथ ही गद्य और पूछा जाता है प्रश्न कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। तो उसका उत्तर रहेगा यजुर्वेद, है ना। और तीसरा दिया है सामवेद। तो प्रश्न इससे क्या पूछेगा आपको कि पूछेगा कि कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है? तो उसका उत्तर रहेगा सामवेद, है ना। स से साम और स से संगीत, याद रखिए, याद करने का एक तरीका है ना। और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद है वो जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित है, तो वो है अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो इसका जो सही उत्तर है उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वो बसाया था। और अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र का क्या नाम हो गया है? तो जो पटना है उसी को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र बोला जाता था। और देखिए बोला है कि ये जो पाटलिपुत्र है उसका स्थापना उज्जैन ने किया था, हमने देख लिया है ना। तो ये देखिए कि उज्जैन है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो उज्जैन जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था, है ना, हर्यक वंश से। तो आपको प्रश्न कुछ भी पूछे, आपको ऐसा भी पूछा जाता है पाटलिपुत्र जो नगर है वो किस वंश के राजा ने बसाया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है। तो कौन से वंश का था जो उज्जैन था? वो हर्यक वंश। और आपका अगला प्रश्न दिया है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी? तो ये महापरिनिर्वाण क्या है जो दिया है महापरिनिर्वाण? तो जो जैन संप्रदाय है उसमें महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु होता है महापरिनिर्वाण का अर्थ। तो प्रश्न क्या होगा इसका? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु की प्राप्ति की थी, है ना। तो ऑप्शन है आपका कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावापुरी, कुंडग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने मृत्यु की प्राप्ति की थी। आपका अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन है 20, 15, 30 और 10। तो इसका जो सही उत्तर है 15। 15 है वो लोक लेखा जो समिति है उसमें लोकसभा से 15 किया जाता है ना। वहीं दिया है राज्यसभा से कुल 7 सदस्य चुना जाता है। तो 15 और 7 कितना हो गया? 22 हो गया, है ना।
तो आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल कितना हो गया, लोकसभा और राज्यसभा मिला के 22। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है। और एक लोक लेखा समिति क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बोला गया है लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, है ना, पब्लिक अकाउंट कमिटी बोला जाता है। और यह एक संसदीय समिति है। क्या है, संसदीय समिति है, जो सार्वजनिक धन और संसाधनों के उपयोग के लिए सरकारी संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट सहित सभी संबंध वित्तीय अभिलेखों की जांच करता है। इस समिति को सरकारी खर्च के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, अभी मैंने तो आपको एक प्रश्न बना के बता दिया। यहीं से आपको क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, ये हमने प्रश्न देख लिया है ना। यहीं से आपको क्या प्रश्न पूछ सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं नहीं, मतलब चुने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है किसको बोला जाता है, लोक लेखा समिति का ही इंग्लिश नाम है। वो इंग्लिश वर्ड में आपको लिख के ये प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको लोकसभा से पूछे या राज्यसभा से पूछे, आपको याद रहना चाहिए कि लोकसभा से कितना सदस्य है, 15 बताया है ना, और राज्यसभा से 7। टोटल कितना होता है लोक लेखा समिति में, टोटल 22 हो गया, मैंने बता दिया है ना। और यह है जो लोक लेखा समिति है, जो एक संसदीय समिति है। और ये दो तीन चीज है जो उसको याद रखिएगा। इस समिति को सरकारी खर्च के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से समिति को सरकारी खर्च के प्रहरी के रूप में जाना जाता है ना। संसदीय जो समिति है उसके बारे में मैं अगले क्लास में डिटेल से बताऊंगा। जो संसदीय समिति है वो 3-4 प्रकार का होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं एक बार देख के आपको बताऊंगा। शायद 4 प्रकार का होता है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बार देखूंगा फिर बता दूंगा, है ना। और यहाँ से आपके जो प्रश्न है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो भारत के राजनीति का प्रश्न है, भारत के जो राजनीति से जो प्रश्न आता है वहीं से संबंधित है ये प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है, दिए गए मौलिक अधिकार को संबंधित अनुच्छेद से मिलान करिए। इस प्रकार का जो प्रश्न है व्यापम में और सीजीपीएससी प्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो व्यापम के अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये प्रश्न को आप देख लीजिए, है ना। तो पहला में दिया गया है आपका समानता का अधिकार। तो देखिए, जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है ना। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो किस अनुच्छेद में बताया है इसके बारे में, तो इसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया है ना। और तीसरा में क्या दिया है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो देखिए इसको अनुच्छेद जो 23 और 24 है उसमें बताया गया है दोस्तों। और आपका अंतिम बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बारे में है जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है ना। हालांकि मैंने नीचे में ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा, जब आपका जो एग्जाम आएगा उसमें लिखा रहेगा कि ए का क्या बताया, ए का आई, ऐसा ऐसा सब दिया रहेगा, है ना, उसमें आपको चॉइस करना है। आपका अगला प्रश्न है, संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री। इसका जो सही उत्तर है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में वार्षिक बजट पेश किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना। और देखिए यहाँ बोला गया है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर स्थापित किया गया है ना। तो अभी जो वर्तमान में हम जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसका पहले क्या नाम था, तो उसका पहले जो नाम था योजना आयोग, योजना आयोग। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा, देखिए क्या प्रश्न बनेगा, योजना आयोग का नाम बदलकर
कब नीति आयोग किया गया? तो कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, है ना। और नीति आयोग क्या काम करता है? तो देखिए, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना, ये नीति आयोग का कार्य है। आपका अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से देश में होगा? ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। ये जो कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें ये तीनों जगह में जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का वो आयोजन, ये तीनों अलग अलग देश में किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कालानुक्रम मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि ये जो घटना दिया है, चार चार घटना दिया है। कौन कौन सा? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसमें ये चार घटना में जो घटना पहले हुआ है उसको पहले में लिखना है, जो दूसरा हुआ है उसको दूसरे में लिखना है ना। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना बोला है ना। तो देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? देखिए मैं बता रहा हूँ, लाइन से देखिएगा। ये हुआ था 1919 में, है ना। और दूसरा है, क्या दिया है आपका दूसरा में? तो दूसरा में दिया है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था। और तीसरा क्या है दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में। 1942 में। और आपका चौथा क्या दिया है? चौथा दिया है आपका असहयोग आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1920 में। 1920 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? देखिए, पहला में क्या आएगा आपका? जलियांवाला बाग, ये पहला में आ जाएगा, है ना। 1919, ये सभी वर्ष में 1919 जो पहला है, तो ये आपका पहला हो गया, जलियांवाला बाग पहला। और इसके बाद कौन सा वर्ष आएगा 1920 के बाद? सॉरी, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया। ये असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था? एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, गलती नहीं हुआ, ठीक ही है ना। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 1919 में, है ना। और उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा 1919 के बाद? 1920 आएगा। तो 1920 में कौन क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन। तो ये आ जाएगा दूसरा नंबर पे, है ना। और और उसके बाद कौन सा है? 1920 के बाद कौन सा वर्ष आएगा? 1930। तो 1930 में कौन हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तीसरा नंबर में आएगा, है ना। और चौथा में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी को व्यवस्थित करने के लिए बोला है। तो पहला में क्या दिया है? ए। तो ए कौन कौन से में दिया है? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर में ए दिया है शुरू में। मैं आपको एग्जाम में जल्दी से प्रश्न हल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, ए दोनों में दिया है ना। हो गया। और उसके बाद दूसरा में कौन सा घटना बोला था? असहयोग आंदोलन। तो क्या है? ए के बाद क्या दिया है? डी। तो डी कौन सा ऑप्शन में दिया है? तीसरा में दिया है ना। तो यही आपका सही उत्तर होगा, सही रूप से व्यवस्थित करने पर, है ना। अब देख लेते हैं, ये जो चार जो दिया है आंदोलन, और एक हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन चारों के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज है ना। तो देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। जब ब्रिटिश सैनिक ने निहत्थे भारतीय पर गोलियां चलाई थी। ये घटना के बारे में आप लोगों ने शायद 9वीं या 10वीं क्लास में ये घटना के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है ना। जिसमें आज भी जो अमृतसर है, वहाँ, जहाँ जिस जगह में ये घटना हुआ है, वहाँ के दीवार में आज भी गोलियां के निशान है। और हमारे जो भारतीय भारतीय लोग थे, वहाँ एक कुआं है, जिस जगह में घटना हुआ एक कुआं है, वहीं कुआं में ये जो हमारे भारतीय जनता है वो कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए, है ना। वो कुआं आज भी है और वो दीवार में आज भी गोलियां के निशान है। जो गोली ये ब्रिटिश है जिन्होंने हमारे भारत के जनता के ऊपर चलाया था दोस्तों। और दूसरा में दिया है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्या चीज है? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया एक जन आंदोलन था। और इसका क्या उद्देश्य था?
कि इसका उद्देश्य था स्वशासन और स्वराज प्राप्त करना। और इसके लिए स्वशासन और स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश वस्तु, संस्थान और सेवा का बहिष्कार करना शामिल था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। और यह जो असहयोग आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को जो शुरू हुआ था वो 1922 में बंद कर दिया गया। क्यों? चौरा चौरी घटना के कारण। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा घटना है जिसके बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो कौन सा घटना है? चौरा चौरी घटना। ये चौरा चौरी घटना क्या है? तो ये चौरा चौरी घटना उस समय की है जब असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने ये जो चौरा चौरी नामक जगह है एक, वहां के पुलिस थाना में पूरा आग लगा दिया था। इसी को चौरा चौरी घटना कहा जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिटेल से देखेंगे, है ना। और देखिए आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, इसका जो उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के कानून, मांग या आदेश का जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करना, है ना। और यह आंदोलन है वो 1930 से 1934 तक चला। और इसमें नमक कानून का उल्लंघन, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार और कर भुगतान न करने जैसे कार्य शामिल है ना। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि नमक कानून का जो उल्लंघन है किसमें किया गया था। और ऑप्शन दे देगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन आपको दे दिया जाएगा और प्रश्न पूछा गया है ना। तो उसका सही उत्तर है नमक कानून का जो उल्लंघन गांधी जी ने किसमें किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और आपका अंत में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह किस लिए था? तो ये था 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने की मांग की गई थी। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए यह आंदोलन है वो किया गया था। आपका अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कर्नाटक में, ये जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक में है। और दिया है शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वो 1902 में शुरू की गई थी। और यह जो परियोजना है वो एशिया की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो आपको प्रश्न पूछेगा एशिया का पूछ देगा या भारत का, वही मतलब है ना। तो एशिया का पूछे या भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना पूछे तो कौन सा है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख नदियां और उसके उद्गम का सही जोड़ा बनाइए। तो देखिए पहला में क्या दिया गया है? गोदावरी। तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोदावरी का उद्गम हुआ है नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, है ना। तो इसका ए हो जाएगा, है ना। और महानदी का, तो इसके बारे में तो सभी छत्तीसगढ़िया लोग जानते होंगे, महानदी का उद्गम है वो सिहावा पर्वत श्रृंखला से हुआ है। तो ये बी हो जाएगा, है ना। और तीसरा में क्या है? कृष्णा, कृष्णा नदी, इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो इसका उद्गम है वो महाबलेश्वर से हुआ है। तो ये सी। और ये अंत में बच गया यमुना। तो यमुना का कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ये हो जाएगा आपका डी। इस प्रकार से आपका सभी मिलान हो गया दोस्तों, है ना। आपका अगला प्रश्न है, आपको एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए। ये जोड़ा बनाओ, ये सब चीज इस टाइप के प्रश्न है जो व्यापम में बहुत ज्यादा पूछे रहे जा रहे हैं। घटना दे देगा, घटना दे देगा, और ये जो आंदोलन दे देगा, आंदोलन कौन से, इधर आंदोलन दे देगा, इधर वो सन दे देगा। आंदोलन कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था उसको मिलाना है। या तो दे देगा राजाओं के नाम दे देगा, और ये किस वंश से संबंधित है, वंश को मिलाओ। इस टाइप के जो प्रश्न है बहुत ज्यादा अभी व्यापम में जो लेटेस्ट पैटर्न है वो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का आपको याद रखना है ना। और क्या दे देगा? घटना दे देगा। तो कौन सा घटना पहला में है, पहला में हुआ, दूसरा में हुआ, अभी जो प्रश्न देखे ना उस टाइप से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए, है ना। आपका जो अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन हो।
ऑप्शन है पंजाब, केरल, गोवा, हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है गोवा। गोवा जो राज्य है उसको हर घर जल राज्य घोषित किया है। कौन सा? पहला, भारत का पहला, है ना। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सर्दी में वृद्धि और गर्मी में घट जाएगा। क्या चीज? जो दिन की लंबाई है वो। तो इसका जो सही उत्तर है घट जाएगा। घट जाएगा इसका सही उत्तर है। किस लिए सही है मैं बताता हूं, देखिए। बोला है वायुमंडल के बिना सूर्योदय और सूर्यास्त में देरी होगी। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो सूर्यास्त और सूर्योदय के जो समय है उसमें देरी होगी, जिसके वजह से दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट कम हो जाएगा, है ना। सूर्यास्त और सूर्योदय में देरी होगा, इस वजह से क्या होगा, दिन की अवधि है वो लगभग 4 मिनट कम हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला ना उधर, उसका उत्तर क्या देखें हम लोग, दिन की अवधि 4 मिनट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है आपको, देखिए घट जाएगा। क्या घट जाएगा? प्रश्न क्या पूछा है, दिन की लंबाई। तो दिन की लंबाई क्या है, घट जाएगा। कितना? 4 मिनट लगभग घट जाएगा। बताया नहीं इधर। आपका अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्न में से क्या हुआ? ऑप्शन है प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई, विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई थी, है ना। आपका अगला प्रश्न है, 1932 के पुनः समझौता से किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन है भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है, भारतीय दलित वर्ग का ये जो पुनः समझौता है उससे सीधा संबंध था, है ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी, है ना। ये देख मैंने बोला ना इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और मैंने जितना भी प्रश्न बताया है वो मैंने अपने से नहीं बताया, वो जो जिस पैटर्न में व्यापम के द्वारा या पीएससी के द्वारा जो पूछा है ना। व्यापम के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं और उन एग्जामों में जिस पैटर्न से जिस टाइप के प्रश्न बना के पूछा है मैंने सेम वही टाइप का आपको पूछा है, क्योंकि पैटर्न तो सेम रहेगा, है ना। उसी टाइप से पूछा जाएगा जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो देखिए घटना दे दिया है ना। तो देखिए पहला में क्या दिया है आपका, चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड है वो कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड है वो 1922 में हुआ था, है ना। 1922 में कौन सा चौरा चौरी कांड है, वो 1922 में हुआ था। नंबरिंग कर देता हूँ आपको आसानी होगा, है ना। जो पहला है चौरा चौरी कांड वो 1922 में हुआ था। दूसरा में क्या दिया है आपका, काकोरी कांड, है ना। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। और तीसरा में क्या दिया है आपका, तीसरा में दिया है बारदोली सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में, है ना। और आपका चौथा क्या दिया है, रॉलेक्ट एक्ट। तो रॉलेक्ट एक्ट है कब हुआ था? 1919 में। तो देखिए ये जो दिया गया वर्ष है सभी का, उसमें सबसे पहला कौन सा वर्ष है, 1919, है ना। 1919। तो 1919 का संबंध किससे है, रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट है वो कब लाया गया था? 1919 में, है ना। तो प्रश्न क्या किया है, पहली घटना कौन सी थी? तो इसका जो सही उत्तर है रॉलेक्ट एक्ट। और इसको अगर क्रमवार जमाने बोलेगा तो कौन सा आएगा, पहला में आ जाएगा आपका रॉलेक्ट एक्ट। दूसरा में आ जाएगा आपका, ये देखिए, चौरा चौरी कांड दूसरा में आ जाएगा। और तीसरा में क्या आ जाएगा आपका, काकोरी कांड। और चौथा में आएगा आपका बारदोली सत्याग्रह, अगर इसको क्रमवार जमाने बोले जाएगा तो, है ना। तो ये जो सत्याग्रह हो गया दोस्तों, कांड हो गया, बहुत सारा जो हुआ है ना आंदोलन वगैरह, इसके बारे में सन और उसके नेतृत्वकर्ता को भी मिलाओ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इधर दे देगा काकोरी कांड के जो मेन नेता थे या मेन नेतृत्वकर्ता थे, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे, चौरा चौरी कांड इसका इसका तो नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसका जनता के द्वारा किया गया था, है ना। जैसे उसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है कि दे देगा आपको तमोर तमोरा जंगल सत्याग्रह दे देगा,
कंडेल नहर, कंडल नहर सत्याग्रह दे देगा, और ऐसे जो बहुत सारे जो सत्याग्रह हैं उनको दे देगा, और इधर दे देगा नेतृत्व करता, उसको मिलाव बोलेगा। इस टाइप के प्रश्न हो गया। ये सब प्रश्न है वो बहुत पूछा जाता है ना। अब देख लेते हैं रोलेक्ट एक्ट के बारे में। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है? अभी जो प्रश्न किए ना, इधर देखिए, इधर जो प्रश्न किए हम लोग, अब इनसे आपको प्रश्न पूछ ही दिया है, तो मैंने सोचा इनके बारे में आपको डिटेल से ही बता दूं, क्या पता भविष्य में इन्हीं से आपको प्रश्न बना के दे दे। तो देखते हैं, चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, बारदोली सत्याग्रह और रॉलेट, इनके बारे में हम लोग नीचे में देखेंगे, है ना। तो देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दिया गया था। ये रॉलेट एक्ट जो निकला था, इसके अनुसार जो भारत की जनता है, उनको जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डालने का अधिकार था, है ना। और दूसरा में क्या है आपका, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड है वो 1925 में हुआ था, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था, है ना। और तीसरा में है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो यह है वो गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था, कब, 1928 में, जिसमें किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कर कर का विरोध किया था। जो कर है, जो किसान से लिया जाता था, उसका विरोध किया था, बारदोली सत्याग्रह, है ना। और देखिए, ये आ गया आपका चौरा चौरी कांड 1922। तो ये चौरा चौरी कांड है, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जगह में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसी को चौरा चौरी घटना कहते हैं, क्योंकि ये चौरा चौरी नामक जगह में हुआ था, इसलिए, है ना। और आपका देखिए, आपका अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सूर्य मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा राज्य में है ना। देखिए, भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, बता दिया मैंने, है ना। और यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कौन सा जिला? पुरी जिला में कोणार्क नामक जो जगह है वहां स्थित है ना। और इस मंदिर का निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। कौन से शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। देखिए, ये मंदिर वाला बात आ गया, तो इधर भी और क्या प्रश्न पूछा जाता है व्यापम में? मंदिर का नाम दे दिया रहेगा, और इधर शताब्दी वर्ष दे दिया रहेगा, और उसको मिला बोलेगा। तो ये जो शताब्दी वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। खासकर जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है, उसमें ये जो शताब्दी वर्ष, जैसे राजीव लोचन मंदिर हो गया, पाली का शिव मंदिर हो गया, उसमें ये जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, इस टाइप से प्रश्न है वो बहुत पूछे जाते हैं, उसको मिलान करने के लिए बोल दिया जाता है उसमें, है ना। आपका अगला प्रश्न है, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, जबलपुर, इंदौर। तो इसका जो सही उत्तर है नागपुर। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो जीरो माइल स्टोन है वो अंग्रेज के समय में बनाया था, और इसमें क्या होता था, वो नागपुर में स्थित है ना। तो वहां से भारत का जो जगह है, अन्य कोई बहुत सारा जगह है या शहर है, उसका दूरी का जो निर्धारण है वो कहाँ से किया जाता था? जो नागपुर में जीरो माइल स्टोन है ना, वहीं से किया जाता था उसकी दूरी का निर्धारण, कि कितना दूरी में है, क्या है, ऐसा, है ना। और अभी ये तो वर्तमान में बदल गया है, भारत का जब विभाजन हुआ, तो अभी ये मध्य प्रदेश का एक जगह है जहां से इसका निर्धारण किया जाता है ना।
आपका अगला प्रश्न है गिफेन वस्तु होती है, तो गिफेन वस्तु क्या है उसके बारे में बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ जाती है, जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग घट जाती है, इन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के कारण एक सकारात्मक आई प्रभाव पड़ता है। ये आई नहीं है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बस रहेगा, है ना। और आपका अंतिम ऑप्शन है उनकी कभी मूल्य वृद्धि नहीं होती। ये गिफेन वस्तु के बारे में आपको ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ जाती है ना। वैसे तो सामान्य भाषा में देखें तो अगर हम कोई सामान ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं मान के चलो, है ना, पेन ले रहे हैं तो क्या हो गया, ये 5 रुपया का पेन मिल रहा है तो इसको सब ले रहा है, और इसी का मूल्य अगर 50 रुपया कर देगा एक पेन का रेट, तो उसको कोई लेगा क्या, नहीं लेगा, है ना। तो इसका मूल्य वृद्धि से मांग है, सॉरी, मूल्य वृद्धि से मांग घट जाएगा ना, है नहीं। 5 रुपया का मिल रहा था, सस्ता में मिल रहा था, मूल्य कम था, तो सभी ले रहा था, तो मांग बढ़ गया ना उसमें। लेकिन गिफिन वस्तु के मामला में क्या होता है, जैसे इसका मूल्य बढ़ा देगा, मूल्य बढ़ने से इसका मांग है और बढ़ जाता है, उल्टा और बढ़ता है, मूल्य बढ़ाने से और उल्टा इसका जो मांग है गिफेन वस्तु का, उसका मूल्य और बढ़ जाता है ना। तो ये गिफेन वस्तु के बारे में सत्य तथ्य है क्या, जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ जाती है उसको गिफेन वस्तु कहते हैं, है ना। आपका अगला प्रश्न है 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर के शिवन, जी माधवन नायर, और क्या है अंतिम ऑप्शन एस सोमनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है अभी वर्तमान में कौन है, डॉक्टर वी नारायणन, है ना। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन है दार्जिलिंग और तिब्बत के मध्य, माना और मानसरोवर के मध्य, शिमला और तिब्बत के मध्य, श्रीनगर और लेह के मध्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है श्रीनगर और लेह के मध्य ये जो जोजिला दर्रा है वो स्थित है ना। ये जो दर्रा वर्रा हो गया, झील वील हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इनसे आपका बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है भारत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो मैं बाकी का जो अभी तो दर्रा वाला प्रश्न दे दिया, कुछ अगले आने वाला टेस्ट सीरीज में आपको झील हो गया, है ना, झील वील हो गया और बहुत सारा क्या क्या टॉपिक है उससे प्रश्न पूछा जाता है, उसको मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा, है ना। आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म के द्वितीय महासभा का आयोजन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, जय श्री सिद्धराज, अमोघवर्ष, खारवेल। तो इसका जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो जैन धर्म का द्वितीय महासभा है उसका आयोजन किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है बताना है। ऑप्शन है ई बी हावेल, जॉर्ज विटेट, जे रेनसम, टोमास फेराउंडिस। तो इसका जो सही उत्तर है जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट है वो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार है। आपका अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगाने हैं, मतलब लगान ही बोला है, खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बताओ। एक बार और पढ़ देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बताइए। और लगान पद्धति का नाम दिया है कानपुत बटाई, लॉन्ग बटाई, रैयत लगान। तो इसका जो सही उत्तर है कानपुत, है ना। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तृतीय क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन दिया गया है कृषि वानिकी, औद्योगिक और विनिर्माण, परिवहन और संचार, डेयरी और मत्स्य पालन। तो तृतीय क्षेत्र में ये जो विकल्प दिया है उसमें कौन सा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो है आपके अर्थशास्त्र का प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र से प्रश्न है ना।
तो इसका जो सही उत्तर है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। आपका अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संयुक्त संसदीय समिति। तो इसका जो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? और देखिए यहाँ पहला पंचवर्षीय दूसरा पंचवर्षीय ऐसा नहीं दिया, इसमें सीधा पंचवर्षीय का जो काल है उसको दे दिया गया है, सन, है ना। तो मैं बता देता हूं इसका जो सही उत्तर है 1956 से 1961। 1956 से 1961 कौन सा पंचवर्षीय था ये? दूसरी पंचवर्षीय। दूसरी पंचवर्षीय है ना। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक जो चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना था। इसी को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको ये भी दे देगा कि ऑप्शन में दे देगा पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय, ऐसा दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये महालनोबिस योजना है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक, है ना। और पहली पंचवर्षीय योजना देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1951 को हुई थी, जो कब तक चली थी? 1956 तक, है ना। 1956 तक चला था। ये पहला पंचवर्षीय हो गया। उसके बाद 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो चली थी और इसी को महालनोबिस योजना कहा जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका जो सही उत्तर है 8। कुल 8 राज्य से जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्य से, सॉरी ये 8 है, 8 राज्य से गुजरता है दोस्तों। और वो राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में ये भी पूछा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से होकर गुजरता है। तो इसको आप कमेंट में एक बार बताइएगा कि कौन से जिले से होकर गुजरता है, कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरता है। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान वाले में बताया कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। सॉरी, कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा उसको। आपका अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका जो सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता रहता है, हमेशा लड़ाई होता है, खून खराबा होता रहता है ना। तो खून का संबंध किससे है? रेड कलर से। रेड मतलब लाल कलर से। तो भारत पाकिस्तान रेड, खून खराबा होता रहता है ना। ये याद करने का तरीका है, ये याद रखिएगा आप। और देखिए बोला है ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका जो नाम है किसके नाम पे रखा गया है? ब्रिटिश वकील सर रिसिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस रेखा का सीमांकन किया था। किसका? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है उसका सीमांकन किसने किया था? ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। और इन्हीं के नाम में ये जो रेखा का नाम है वो रखा गया है।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और K2 जिसको गार्डविन आस्टीन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, भारत का। और विश्व का बोले तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और क्या दिया है? गॉडविन आइंस्टीन है ना, तो गॉडविन आइंस्टीन है वो दूसरे नंबर का, विश्व के दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बारे में हम कुछ कुछ थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मैं बता दिया माउंट एवरेस्ट। और देखिए यहाँ दिया गया है नेपाली में सागर माथा कहा जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि नेपाली भाषा में जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्या कहा जाता है, और तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। तो तिब्बती भाषा में देखिए क्या बोला जाता है? चोमोलुंगमा, और नेपाली में सागर माथा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए है ना। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह हिमालय पर पर्वत श्रृंखला में स्थित है और चीन और नेपाल की सीमा पर पड़ता है ना, चीन और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। और क्या है? विश्व का जो सबसे दूसरे नंबर का ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा? K2 है ना। यह कहाँ है? पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सा? K2। ये भी प्रश्न पूछा जाता है K2 कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे देगा काराकोरम और दो चार और ऑप्शन दे देगा है ना। और तो इसका जो सही उत्तर रहेगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सा? K2। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय जो प्रणाली है उसको ब्रिटेन से लिया गया है ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है ना। एक बार और पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है 88वां संशोधन, 89 संशोधन, 27वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 86वां जो संविधान का संशोधन है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं है ना नीचे में। तो देखिए यहाँ बोला गया है जो 86वें संवैधानिक संशोधन है वो कब किया गया था? 2002 में है ना, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया है, ऐसा भी पूछ सकता है आपको। तो किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना। और ये 86वां संविधान संशोधन क्या है, मतलब क्या क्या हुआ इसके तहत? तो इसके तहत है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखता है। कौन सा? जो 86वां संविधान संशोधन है वो है ना। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन है 1939, 1919, 1928, 1934। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 1934। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जो प्रारूप समिति है संविधान सभा के उसमें कितने सदस्य है बताना है। ऑप्शन है 8, 14, 9 और 7। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 7 सदस्य था। किसमें? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और ये भी पूछा जाता है आपको प्रश्न कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ऐसा भी ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है ना। तो हम देखते हैं कि कौन अध्यक्ष था। तो देखिए मैंने अभी बताया ना कुल 7 सदस्य थे है ना, और उसमें अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था?
प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वो जो अन्य 6 सदस्य कौन सा हो गया? तो वो 6 सदस्य थे एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, और है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और है बी एन माधवराव, और अंत में है टीटी कृष्णमाचारी। कुल 7 सदस्य थे, है ना? ये 6 सदस्य हो गया, प्लस आपका जो अध्यक्ष है कौन? भीमराव अंबेडकर। इनको मिला के कुल 7 सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा के प्रारूप समिति में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है ना? मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं विनिर्माण, सेवा, कृषि और बैंकिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कृषि है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना? आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2017। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 1 जुलाई 2017 को भारत में जो जीएसटी है वो लागू हुआ था। और यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है जीएसटी से कि जीएसटी का पूरा नाम बताओ। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। अभी जो जीएसटी वाला बताया वो आपके अर्थव्यवस्था से जो संबंधित प्रश्न है ना? अब ये प्रश्न है 40वां प्रश्न, ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो क्या प्रश्न है? वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है उसको बताना है। तो ऑप्शन है सीमा शुल्क, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, है ना? उत्पाद शुल्क, वीएटी और जीएसटी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सीमा शुल्क, है ना? सीमा शुल्क आएगा। ये जो खालिस्तान है वहां पर क्या आएगा? सीमा शुल्क, है ना? तो क्या हो जाएगा? इसको पूरा को पढ़िए। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है ना? तो वस्तु के आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसको सीमा शुल्क कहते हैं, है ना? आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया, है ना? जो पंचवर्षीय योजना है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलता चलता था, वो अवधारणा कहाँ से लिया गया था इसको बताना है। तो ऑप्शन है आपका रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों रूस। रूस से लिया गया था पंचवर्षीय योजना। और देखिए रूस को क्या बोला जाता था पहले? सोवियत संघ। तो अगर आपके ऑप्शन में रूस नहीं दिया रहेगा, ओनली सोवियत संघ ही दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रूस को ही सोवियत संघ बोला जाता है। तो आपको घुमाने के लिए सोवियत संघ ही दे सकता है प्रश्न में, तो आप हड़बड़ाइएगा मत। और याद रखिए रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है ना? आपका करंट अफेयर का प्रश्न है ये, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो इसका जो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के कहाँ होने वाला है ये G20 शिखर सम्मेलन? है वो जोहानबर्ग, है ना? जोहानबर्ग में होने वाला है। ये देखिए बोला है जोहानबर्ग में आयोजित किया जाएगा, है ना? और ये G20 क्या है? तो देखिए G20 है वो दुनिया बोला है ना? दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का समूह है। जो हमारे दुनिया है उनके 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश का है समूह है ना? आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण 2025 नौसेना अभ्यास किया? इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रांस के साथ किया था। आपका अगला प्रश्न है,
वैदिक कालीन लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तांबा। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख लेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो अशोक का शिलालेख है उसमें कौन सा भाषा प्रयोग किया गया है? सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है आपका पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है प्राकृत जो भाषा, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। हालांकि उसका जो शिलालेख है उसमें दो तीन टाइप के भाषा प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है ना। और ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और याद रखिए, ये युद्ध वाला प्रश्न आया तो मेरे को याद आ गया, ऐसा युद्ध दे देगा, 3-4 युद्ध दे देगा और कौन से युद्ध है पहले हुआ उसको जमाओ ये बोल देगा। और इस टाइप का एक प्रश्न है, मेरे को प्रश्न याद नहीं आ रहा है, और ऐसे 3-4 युद्ध का नाम दिया है वो उस प्रश्न में, है ना। कौन कौन से युद्ध है मेरे को याद नहीं आ रहा है, और उसमें सन दे दिए, सन को आपको याद रखना है, और क्रम पूछा है उसमें, क्रम कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, ऐसे क्रम पूछता है वो प्रश्न। मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है, वो इसी वही प्रश्न पूछा जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भांगड़ा बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध, और चौड़ा, बड़ा और चौड़ा दोनों, बड़ा बोले या चौड़ा बोले कौन सा है? हीराकुंड बांध, है ना। और सबसे ऊंचा बोले तो कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध है वो सबसे ऊंचा है, और लंबा या चौड़ा बोले तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। इसको आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ दिया है, जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें, किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर और 800 मीटर इसका लंबाई है दोस्तों। और टिहरी बांध के बारे में अभी बताया ना, टिहरी बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, और ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 856 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो नाम है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया है? जो दर्रा है, किस दर्रा का नाम जवाहर सुरंग है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका पीर पंजाल दर्रा, ये गलती हो गया है, पीर दर्रा हो गया, ये बनियाल दर्रा है ना, सॉरी बनियाल दर्रा तो नीचे में दिया है, ये कुंडिल पीर दर्रा है वो, है ना। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, या कुछ दूसरा दर्रा है, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, बनिहाल दर्रा और शिवकीला दर्रा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जो आपका बनिहाल दर्रा है ना, बनिहाल जो दर्रा है उसी का नाम है जवाहर सुरंग। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, और आरपीएफ, और ये क्या क्या एमटीएस हो गया, इनमें बहुत बार पूछा है ये प्रश्न। जवाहर सुरंग याद रखिएगा, जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा का नाम है दोस्तों। आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सूरत, पन्ना, मुंबई और जयपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है सूरत को भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।